नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं दोस्त एएलपी सीबीटी 2 वालों के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो आपको होने वाला है वो 19 मार्च और 20 मार्च के बीच में होने वाली है, यानी 2 डेट्स में होने वाली है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जैसा कि पता है कि ट्रेड वालों का 70 नंबर का दोस्त क्वेश्चन जो है आप लोगों का एग्जाम में पूछे जाएंगे सीबीटी 2 में। तो दोस्त उसी 70 नंबर का एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया है चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाएंगे दोस्त। उसी में क्या होगा कि क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने क्या किया है कि मास्टर प्लान के थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने कलेक्ट किया है, जो अक्सर क्या होते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो भी टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कि डीआरडीओ ले लीजिए, चाहे इसरो ले लीजिए, चाहे बहुत सारे डीएमआरसी ले लीजिए, चाहे रेलवे बहुत सारे हो गए, एलपी का जो एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्त, उसी से क्वेश्चन जो है क्या होता है कि रिलेटेड आते रहते हैं, उसी के इर्द गिर्द आते रहते हैं। तो वैसे सारे क्वेश्चनों को हमने क्या किया है कि चैप्टर वाइज तैयार किया है, और आज से आप लोगों का 19 से 20 मार्च तक के जो है क्या होगा कि एक मास्टर प्लान जो हम लेकर के आए हैं उसको यहीं पे आपको क्या करेंगे कि प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्त जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे डे बाय डे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से यहां पे चैप्टर वाइज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज जो आपको चैप्टर है वो कौन सा है दोस्त? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर टॉपिक है, उसी से आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट करके लेकर के आए हैं, जो एएलपी सीबीटी 2 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्त, क्योंकि निःशुल्क है। निःशुल्क में बहुत कम लोग जो है आप लोगों को क्या करते हैं कि पढ़ाते हैं, लेकिन हम लेकर के आए हैं मास्टर प्लान के थ्रू। तो दोस्त आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि इस ट्रांसफार्मर से जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं आप लोगों के सामने डिस्कस कराते चलते हैं। और हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा, और अगर मान लीजिए कि पीडीएफ लेना है, पीडीएफ लेकर अगर पढ़ना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। ज्यादा आप समय नहीं लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, पढ़ाना ज्यादा है। तो चलिए फटाफट देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एकदम इनिशियली पॉइंट से उठाते हैं दोस्त, आप लोग पढ़े होइएगा क्वेश्चन कि ये ट्रांसफार्मर डैश होता है। ट्रांसफार्मर होता क्या है जनरली आप जानते होइएगा। ट्रांसफार्मर आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर जनरली जो बनाए जाते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ा करके आउटपुट में देने का काम करता है, और स्टेप डाउन क्या होता है कि कम करके वोल्टेज को देने का काम करता है। यही दो तरह के होते हैं। और नहीं तो ऑटो होता है, जो ऑटोमेटिक क्या करता है कि जितना रिक्वायर्ड है, जितना पे सेट किया रहता है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को, उतना ही आउटपुट में बढ़ा करके देता है। दो तरह के वैसे मैनुअली होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम यही होता है कि आउटपुट जो वोल्टेज हम दे वो या तो बढ़ा करके दे या तो घटा करके दे। तो ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, ध्यान रखना ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखते रहिएगा। देख लीजिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि एक ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है कि प्राइमरी कॉइल का जो वाइंडिंग होता है उसमें प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग का वोल्टेज जो कितना दे दिया है 120 वोल्ट एसी दे दिया है। ठीक है, और सेकेंडरी का नहीं दिया है, सेकेंडरी का आपको नहीं दिया है। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या करना है कि आपको निकालना है। इसमें दिया क्या है तो वो टर्न्स जो होता है, टर्न्स जो तार लपटे होते हैं उसका रेशियो दे दिया है। कितना रेशियो दे दिया है दोस्त? अनुपात जो दे दिया है वो 10 अनुपात में दे दिया है। कितना दे दिया है? 10 अनुपात में। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है उस सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना होगा ये हमें जानना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि आपको हम आंसर बता देते हैं, फिर बनाकर बता देते हैं कि कैसे आंसर होगा कैसे नहीं। देखिए अगर आप आंसर निकालिएगा तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर होगा 1200 वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज की मान एसी में। ठीक है, ये 1200 होगा। कैसे होगा थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आराम से बनाना है, एग्जाम में आराम से बना सकते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीजें जान लीजिए कि रेशियो जो होता है वो वोल्टेज का रेशियो और जो है नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है किस रेशियो में होता है तो V2/V1 होता है, और बराबर जो होता है वो N2/N1 होता है, इस रेशियो में होता है। तो इसमें क्या करना है कि V2 को रहने दीजिए, V1 को, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 120 दे दिया है, तो V2 बाई जो है 120 कर दीजिए। उसके बाद जो है नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशियो दे दिया है, किसका दे दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो दे दिया है, मतलब N2 और N1 का रेशियो दे दिया, कितना 10 दे दिया, 10 रख दीजिए। V2 बराबर जब गुना कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा आपको 1200 आ जाएगा वोल्टेज। तो ये V2 का वैल्यू जो है क्या हुआ कि 1200 आ गया, इसलिए आपको हम बता दिए थे कि वो 1200 करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कहता है कि यदि किसी कहता है कि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, आपूर्ति
आवृत्ति दे दिया है कि अगर कम होती है तो एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो देखिए सिंपल सी बात है कि प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी दे दिया है, सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ये चीजें जानना है। तो सबसे पहले ये चीजें जान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी होगा क्या। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति होता है ना। फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऊपर नीचे लाइनिंग हो जाता है, वो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो किसमें होता है, तो कोई भी वस्तु क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो अगर गतिमान में रहता है, जो चल सकता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि झूले की गति हो गया, उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का उसमें क्या होता है कि चलने वाली जो होता है कोई भी वस्तु नहीं होती है। जैसे मोटर हो गया, तो मोटर ट्रांसफार्मर में थोड़ी होता है, जो चलेगा वो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करेगा, तो नहीं होगा। तो जितना फ्रीक्वेंसी प्राइमरी कॉइल में रहती है उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि सेकेंडरी भी आउटपुट में वोल्टेज में रहती है। तो ये चीजें जान लीजिए कि उसमें फ्रीक्वेंसी का मान वैसे रहता नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है वो फ्रीक्वेंसी रहती है, पहले ही जैसा रहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो रहेगी पहले वाली। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पहले के जैसे ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसफार्मर कोर क्या कहता है कि लेमिनेशन जो होता है वो किससे बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी तो क्वेश्चन ये चीजें दे देगा कि ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो किससे बना होता है। और यहां लेमिनेशन की बातें कर लिया कि लेमिनेशन किससे बना होता है। देखिए ट्रांसफार्मर की कोर की अगर बात कर लेता कि कोर किससे बना होता है तो वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ये लोग तो हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, अब पढ़े लिखे भी है, कई बार जो है याद भी कर रखे हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है सॉफ्ट आयरन का बना होता है। लेकिन उस पर जो लेमिनेट किया जाता है वो लेमिनेट जो होता है वो किससे बना होता है, यही क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है। देखिए लेमिनेट की अगर बात कर लेते तो वो लेमिनेशन जो बना होता है वो किसका होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। किसका, सिलिकॉन स्टील का। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सिलिकॉन स्टील का होता है, बना होता है। ठीक है, वो लेमिनेशन जो होता है सो। अब ये चीजें जान लीजिए कि सिलिकॉन स्टील जो होता है आखिर वो किसका बना होता है। कभी कभी ये चीजें जो है पूछ देता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये बनाई इसलिए जाती है ताकि हाई रेजिस्टेंस जो होती है उसको क्या कर सके कि रोक सके। ठीक है, या ईडी करंट भी होती है उसको भी रोक सके, इसलिए जो है उसके क्या होता है कि ये लेमिनेट किया जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला नंबर को देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसफार्मर का कोर कहता है कि लेमिनेट किया जाता है, ताकि क्यों किया जाता है लेमिनेट, ये जाना है। हम लोग तो ये चीजें जान लेंगे कि लेमिनेट जो किया होता है वो सिल्का का जो है बना होता है, वो चीजें हम जान लिए। लेकिन लेमिनेट क्यों किया जाता है तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं ये चीजें कि लेमिनेट इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि करंट प्रवाहित किया जाता है। करंट प्रवाहित होने से क्या होता है कि आयरन जो सॉफ्ट आयरन का उसका कोर जो बना होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होता है कि उसमें जो है एडी करंट उत्पन्न होती है। एडी करंट उत्पन्न होने से क्या होता है कि उसमें जो है करंट का लॉसेज होता है। तो उसमें एडी करंट लॉसेज न हो, करंट लॉसेज न हो, इसीलिए क्या किया जाता है कि उसको जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए कोर को लेमिनेट कर दिया जाता है कि ज्यादा जो है वो करंट लॉसेज ना हो, एडी करंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका क्या होगा कि आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए इस सबका पीडीएफ दोस्त ले लीजिएगा आप टेलीग्राम से ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दोस्त ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो कहता है किस रूप में व्यक्त की जाता है, ये हमें जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है दोस्त किस में व्यक्त किया जाता है। अगर आप ट्रांसफार्मर के या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी दुकान में गए होंगे या घर में अगर ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें देखिएगा किस रूप में रहता है उसका रेटिंग, केवीए करके रहता है। क्या रहता है, केवीए, किलो वाट एम्पियर होता है। क्या होता है, किलो वाट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर कह सकते हैं उसको, ये चीज में रेटिंग होता है। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि किलो वोल्ट एम्पियर में उसका क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया होता है। अब किलो वोल्ट रेटिंग करने का क्या मतलब है दोस्त, ट्रांसफार्मर में जान लीजिए ये चीजें कि दो तरह के लॉसेज होते हैं। एक तो आयरन लॉसेज होते हैं, एक तो कॉपर लॉसेज होता है। तो आयरन लॉसेज जो होता है वो वोल्टेज की वजह से होता है। कॉपर लॉसेज जो होता है वो क्या होता है कि करंट की वजह से होता है। तो करंट को एम्पियर में, अब वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, इसलिए किलो वोल्ट एम्पियर उसको जो है क्या किया जाता है कि रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, तो दो तरह के लॉसेज होता है, उसी को रेटिंग के अनुसार जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि तेल से भरे, कहता है कि ट्रांसफार्मर में तेल जो होता है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में तेल किसके लिए प्रदान किया जाता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं या पढ़े होइएगा आप लोग भी कि तेल किसके लिए जो है ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर तेल डालते हैं ना, क्यों यूज करते हैं। तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला तो कहा कि लुब्रिकेंट के लिए, मतलब चिन्हक के लिए। दूसरा कहता है कि कूलिंग के लिए, क्या कूलिंग के लिए। या तीसरा नंबर कहता है इंसुलेशन के लिए। या चौथा कहता है आपको कि ये शीतलन और इंसुलेशन दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग तेल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं दोस्त, कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए, दोनों के लिए करते हैं। किसके लिए, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। ये
अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंसुलेशन के लिए जो है किस प्रकार से करते हैं, कूलिंग के लिए किस प्रकार करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि ऑयल जो होता है उसकी परावैद्युत शक्ति जो कहिए वो काफी अच्छी होती है, काफी शक्तिशाली होती है, तेल का जो परावैद्युत होता है सो। तो उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज अगर जाती है तो हाई वोल्टेज जाती है तो वो तेल क्या करता है कि उससे सामना करने की जो है शक्ति रखती है। क्या आती है? शक्ति रखती है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि वो इंसुलेटर का एक तरह से काम करता है। और शीतलक के रूप में कैसे काम करता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऑयल दिया जाता है, तो ऑयल देने से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जब क्या होता है कि उसमें करंट प्रवाहित होती है, तो करंट प्रवाहित होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होता है कि उसका कोर जो होता है, आयरन का कोर जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो हीट होना शुरू होता है। तो ये जो हीट होता है तो ये तेल क्या करता है कि तेल एक तरह का संवहक होता है, हीट को ऑब्जर्व करने का काम करता है, इसलिए उसको क्या होता है कि गर्म होने ही नहीं देता है। तो इसलिए जो है दो तरह के जो है तेल काम करते हैं, इंसुलेटर के रूप में और शीतलक के रूप में, मतलब कूलिंग के रूप में काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि ट्रांसफार्मर का शोर जो है मुख्य रूप से कहता है कि किस रूप के कारण होता है, ये जानना है। देखिए आपको पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर के आसपास में जाते होइएगा तो वो घनघनाहट की आवाज जो है आती रहती है, तो वो किस कारण से होती है, क्यों होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात बताते हैं कि ट्रांसफार्मर में ये जो आवाज होती है, शोर होती है, साउंड होती है, वो किस कारण से होती है। तो दोस्त उसमें जो जानते हो कि आयरन कोर होता है जो सॉफ्ट आयरन से बना होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से क्या होता है कि उसमें एडी करंट उत्पन्न होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें वाइब्रेट उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होती है। उसी कंपन की वजह से क्या होता है ना कि उसमें शोर होती है। ये चीजें जान लीजिए। तो किसके वजह से होता है, उसमें आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि ये उसमें साउंड उत्पन्न होती है ट्रांसफार्मर में। वैसे ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि आपका करेक्ट होगा कि लौह कोर चुंबकीय विरूपण के कारण क्या होता है कि उसमें शोर उत्पन्न होती है। ठीक है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि एक ट्रांसफार्मर को कहता है कि डीसी डिश धारा आपूर्ति से अगर जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। देखिए जनरली ट्रांसफार्मर जो होता है क्या होता है दोस्त, जनरली ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी से कनेक्टेड होता है, हम लोग जनरली देखे होंगे। ठीक है, तो एसी वाले अगर ट्रांसफार्मर को मान लीजिए कि आप डीसी से कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा ये जानना है। तो ये चीजें जान लीजिए कि उसका क्वाइल जो होगा, ट्रांसफार्मर का क्वाइल जो होगा, वो ट्रांसफार्मर का क्वाइल जो होता है वो जलने का जो है क्या होता है कि ज्यादा चांसेस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि डीसी करंट होता है, डीसी क्या करता है कि एडी करंट उत्पन्न नहीं करेगा, वो डायरेक्ट करंट होता है। तो वो क्या करता है कि क्वाइल को जो है जलाने की संभावना बन जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंच सकती है अगर डीसी से हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो डीसी के लिए अलग होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपका ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचने की क्या होती है कि संभावना हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा साधारण ट्रांसफार्मर में बदलाव नहीं होता है, ये जानना है। ठीक है, देखिए कौन सा है इसमें जो साधारण ट्रांसफार्मर में बदलाव नहीं होता है, ये जानना है। तो जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है आपको पहले बता दिए थे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का क्या होता है कि उसमें चलने वाली जो है मशीनें उसमें लगी हुई नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें जो है बदलाव नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होता। बाकी वोल्टेज का, करंट का उतार चढ़ाव तो होते रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी आपका उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रांसफार्मर के तेल की परावैद्युत शक्ति जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर के तेल की परावैद्युत शक्ति जो होती है वो कितना होती है दोस्त, 33 किलोवाट या 33 किलो वोल्ट के आसपास में कहिए वो चीजें होती है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा 33 किलो वोल्ट। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्त, ये चीजें जान लीजिए। 33 किलो वोल्ट कहने का क्या मतलब है दोस्त कि ये कहने का ये चीजें मतलब होती है कि ये जो परावैद्युत होती है तेल की, तो 33 किलो अगर वोल्ट उसमें अगर सप्लाई जब पावर जा रही है तो वहां तक क्या होगा कि वो जो परावैद्युत शक्ति तेल की जो होती है उसे झेलने की क्षमता जो होती है वो रख सकती है। ठीक है, 33 किलो वाट तक के वो उतना झेल लेगा। लेकिन अगर उससे अगर ऊपर जाता है तो उसकी तेल की उतनी परावैद्युत शक्ति नहीं होती है कि उसको झेल सके, फिर वो क्या होगा कि उसके तनाव में क्या होगा कि ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कहता है कि तब अधिक होगी जब क्या होगा। ठीक है, तो दक्षता की बातें कर रहा है, इफिशियंसी की बातें कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कब अधिक होगी। देखिए
आपको हम पहले बताए थे कि इफिशियंसी कहने का क्या मतलब, उसकी दक्षता, उसकी क्षमता की चीजें बताता है। तो वो तब कब अधिक होगी, ये चीजें हमें जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर में आपको पहले बताए थे कि दो तरह के लॉसेज होते हैं। कौन कौन लॉसेज होते हैं, एक तो आयरन लॉसेज होता है और एक जो होता है कॉपर लॉसेज होता है। जब आयरन लॉसेज में क्या होता है कि वोल्टेज अधिक ज्यादा होती है तो आयरन लॉसेज होती है, जब करंट ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका कॉपर लॉसेज होती है। तो अब जान लीजिए कि इफिशियंसी कब अधिक होगी, तो वो तब अधिक होगी जब आयरन लॉसेज और ये जो है कॉपर लॉसेज दोनों इक्वल होगी, मतलब कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों का मान जो है बराबर होगा, तब जो है जाकर के उसकी इफिशियंसी सबसे अधिक होगी। ठीक है, यानी लॉसेज जो होनी चाहिए वो आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रांसफार्मर में कहता है कि आमतौर पर कहता है कि टैपिंग प्रदान किया जाता है, तो कहां किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए टैपिंग की अगर बातें कर लेते हैं दोस्त, तो टैपिंग कहां पे प्रदान किया जाता है ये जान लीजिए। टैपिंग वहां पे प्रदान किया जाता है जहां पे क्या होता है कि अधिक मात्रा में वोल्टेज निकलती है। अधिक मात्रा में वोल्टेज कहां निकलेगी, जहां पे कंबाइंडिंग होता है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों के लिए क्या होता है कि आपका ये टैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ए और बी दोनों होगा, यानी कि अगर देखा जाता है ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और बी दोनों जगह पे क्या होता है कि टैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ, ये चीजें देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ब्रीदर का उद्देश्य क्या होता है। ब्रीदर का नाम सुने होइएगा ट्रांसफार्मर में, अगर आप लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छे से पढ़े होइएगा तो। देखिए ब्रीदर क्या होता है, तो ब्रीदर नाम से ही पता चलता है दोस्त कि ब्रीदर, ब्रीदर मतलब क्या, ब्रेदर, ब्रेदर मतलब क्या होता है कि सांस लेना और छोड़ना। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसफार्मर क्या करे कि सांस ले या छोड़े, लेकिन हाँ ये चीजें जान लीजिए कि ब्रीदर जो लगा होता है वो वायुमंडलीय से स्वच्छ हवा यानी ताजा हवा क्या करता है कि अंदर लेने का काम करता है और जो है छोड़ने का काम करता है। ठीक है, ब्रीदर का काम यही होता है। तो ब्रीदर जो होता है वो किसका बना होता है, वो सिलिका जेल का बना होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि हवा के नमी को सोखने का भी काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्त ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना दोस्त कि शॉर्ट सर्किट का परीक्षण किया जाता है, शॉर्ट सर्किट का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो टेस्ट जो है किस उद्देश्य के से किया जाता है, किसको मेजर करने के लिए किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट जो कराई जाती है वो किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, वो कॉपर लॉसेस की, कि कितना कॉपर लॉस हुआ है उसमें। इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट कराई जाती है, ताकि उसकी इफिशियंसी जांच सके, उसकी क्षमता जो है वो जांच सके। इसलिए जो है शॉर्ट सर्किट लगा करके कॉपर लॉसेज की जो है टेस्ट की जाती है कि कितना कॉपर लॉसेज हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट है। कॉपर लॉसेज को टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज दे दिया है कि ट्रांसफार्मर तेल का जो है कहता है इसमें कि फ्लैश पॉइंट तेल किससे जो है अधिक होने चाहिए ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए किससे अधिक होना चाहिए, ट्रांसफार्मर में फ्लैश पॉइंट होता है, तेल डालते हैं ना तो उसमें एक फ्लैश पॉइंट होता है, उस फ्लैश पॉइंट से कितना अधिक होना चाहिए ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है ये भी जान लीजिएगा, फ्लैश पॉइंट से कितना अधिक तेल आता है, कितना कम होना चाहिए ये चीजें जान लीजिए। वैसे पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं। देखिए ट्रांसफार्मर के तेल में जो क्या होता है कि उसका एक फ्लैश पॉइंट होता है, उसमें कितना होना चाहिए, 140 के ऊपर होना चाहिए। कितना, 140 के ऊपर, ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर 140 के ऊपर। अब थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए कि फ्लैश पॉइंट जो एक मार्क किया होता है उससे अगर ऊपर तेल रहता है ना, तो जितना ऊपर तेल रहता है उतना अच्छा क्या करता है कि ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर को हीट नहीं होने जाता है, ये चीजें जान लीजिए। और जितना कम रहेगा उतना जो है अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, ज्यादा साउंड करेगा और वो जलने की संभावना क्या होती है कि अधिक हो जाती है। इसलिए फ्लैश पॉइंट जहां रहती है या तो उसके बराबर में तेल रहना चाहिए या तो ठीक उसके ऊपर में तेल रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। कम रहेगा तो फिर ट्रांसफार्मर के कॉइल जलने की संभावना हो जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है तो वो कितनी होती है ये हमें जानना है। देखिए घर्षण कब हानि होगी, जब उसमें क्या होगा कि किसी भी जो होता है मूविंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं तब उसमें क्या होगा कि घर्षण होगा। जैसे कि मोटर हो गया तो मोटर चलता है तो उसमें घर्षण होता है, घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में दोस्त इस तरह का मूविंग जो है इंस्ट्रूमेंट कोई भी लगा होता ही नहीं है, तो उसमें क्या घर्षण होगा, नहीं होगा, तो वो जीरो घर्षण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जीरो उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण 9 के बराबर होता है, होता ही नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रांसफार्मर
दी गई वाइंडिंग में कहता है कि किसका अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल कम होता है, ये हमें जानना है। देखिए अनुप्रस्थ काट की अगर क्षेत्रफल की अगर बात कर लेते हैं तो किसमें कम होगा, जिसमें ज्यादा बाइंडिंग होगा उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, जिसमें कम बाइंडिंग क्या होगा उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा। ये चीजें जान लीजिए, क्योंकि स्पेस क्या होता है कि बाइंडिंग करने के बाद उसमें क्या होता है कि स्पेस कम बचता है, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। जो स्पेस बचता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो बाइंडिंग ज्यादा कर दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बचेगा नहीं, बचेगा। तो वो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में क्या होता है कि आपका जो है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दिए गए नुकसान में कहता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर में लोड के साथ बदलता है, ये हमें जानना है। देखिए लोड के साथ कौन बदलता है, लोड अगर अधिक दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि करंट का मान जो है उतना ही क्या होगा कि अधिक होने लगता है। और जब करंट का मान अधिक होगा तो करंट अधिक होने से किसकी लॉसेज होती है, वो कॉपर लॉसेज होती है। अब वोल्टेज अगर अधिक होगा तो किसकी लॉसेज होती है, वो होती है आपकी लोहा की लॉसेज होती है, आयरन लॉसेज होती है। तो इसमें जान लीजिए कि अगर लोड अधिक होगा तो इसमें करंट का मान अधिक होगा, हाई हो जाएगा, और क्या होगा कि कॉपर लॉसेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कॉपर लॉसेज हो जाएगा और इसमें आयरन लॉसेज जो होगा वो कम होगा, आयरन लॉसेज कम होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें ये चीज पूछ देता है कि किसकी कम लॉसेज होती, तो आयरन की लॉसेज कम होती, कॉपर की लॉसेज ज्यादा होती, तो इसको ध्यान में रखना है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। कहता है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो रूपांतरित करता है, तो किसे रूपांतरित करता है ये हमें जानना है। देखिए एक ट्रांसफार्मर में आपको बता दिए हैं ना कि दो तरह के लॉसेज होता है, एक तो वोल्टेज लॉसेज है, एक जो है करंट, वोल्टेज से आयरन लॉसेज और जो है करंट से जो है ये कॉपर लॉसेज होता है। तो उसमें दो तरह के जो है क्या होता है कि रूपांतरित होते हैं, एक तो वोल्टेज का, एक तो धारा का, करंट का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में कहता है कि ऋणात्मक वोल्टेज विनिमयत तब होता है जब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए ऋणात्मक वोल्टेज विनिमय कब होगा, जब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, लोड पावर फैक्टर क्या होना चाहिए कि लीडिंग में होना चाहिए, अग्रणी होना चाहिए, तब जो है जाकर के वो चीज होगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि ट्रांसफार्मर धारा तब खींचती है जब उसकी क्या होती है कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो ओपन होती है। तो वो किस तरह की ओपन में होती है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जब वो नो लोड प्राइमरी में होती है ना, तब वो जो है पूरी तरह से जो क्या होती है कि खींचती है। ठीक है, मतलब कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइल ओपन होती है तो वो क्या होता है कि बिना लोड वाले प्राइमरी क्वाइल की ओर जो है खींची चली जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम ट्रांसफार्मर से उठा करके लेकर के आए थे। अभी ट्रांसफार्मर से और क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्त, जिसको हम क्या करेंगे कि 19 से 20 मार्च के बीच में क्या करेंगे कि आपको उससे पहले दोस्त 70 नंबर का आपका क्या है कि थ्योरी इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट करा करके हम दे देंगे। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।